बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग वेक्टर शुरू किए थे, है ना। और वेक्टर वाले पार्ट में मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था कि ऑफिशियली अगर जो ये बात बोला जाए तो फिजिक्स अभी शुरू हुआ है, ठीक है, यानी पिछले वाले लेक्चर से। क्लियर। और वेक्टर को एक चैप्टर की तरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर पूरा फिजिक्स है, सही है ना। आप ये नहीं सोच के पढ़ेंगे कि अच्छा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पूरे फिजिक्स में कहीं ना पूरे फिजिक्स में ही यूज आता रहेगा। क्लियर। तो इस कारण से वेक्टर को इत्मीनान से अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। पहला चैप्टर है। दूसरी चीज, मैंने पिछले वाले क्लास में और एक स्टेटमेंट दिया था कि क्वेश्चन किसी दूसरे को सॉल्व मत करने देना। कहा था ये बात, हम खुद सॉल्व करेंगे। यानी मीनिंग कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो कि तुम मेरे सामने से जा रहे हो, ठीक, तो मेरा आंख क्या बनेगा, ऑरिजिन, और देखेंगे मान लो इस कॉर्नर पर थे, तो ऐसे। क्लियर। तो ये वाला पोर्शन वेक्टर का एरो हो जाएगा, हेड हेड हेड, ठीक, और मेरा आंख उस जगह पर टेल होगा, ठीक। यानी मीनिंग हर क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने आप को रखो, सही है ना। ए मैन इज मूविंग, तो अगर जो ए मैन इज मूविंग बोला जाए, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि अच्छा ए मैन इज मूविंग, वहां पे आप खुद को रखो, आप मूव कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप मूव करने वाली बात बोलोगे तो तुमको अच्छा फील होगा, मतलब तुमको पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। चलो शुरू करें। दैट इज पिछले वाले पार्ट में क्या क्या बताए थे, फिर से वहां से थोड़ा सा रिपीट कर ले, ठीक है, ताकि चीजें कंटिन्यूटी में दिखनी शुरू हो जाए, ठीक है। चेक करना। फॉर एग्जाम्पल, याद है पैरेलल वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, ऐसा बताए थे, लिखवा रखे हैं स्टेटमेंट, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या बताए थे, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। पैरेलल वेक्टर के लिए मैंने बोला था दोनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम होना चाहिए। क्लियर, डायरेक्शन सेम। ये वाला पोर्शन क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को। क्लियर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये वाला पार्ट दिखा रहा है, सॉरी, ये हम लोग को दिखा रहा है मैग्नीट्यूड। क्लियर। फर्दर सोचो, मैंने बोला था ऐसा कुछ, वेक्टर ए वेक्टर बी। पिछला वाला क्लास याद है, क्या बताए थे, याद करो। ये कौन सा वेक्टर था, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या बताए थे, वेक्टर ए और बी का डायरेक्शन सेम होगा, साथ साथ उस दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। क्लियर। यानी ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन भी सेम, तो वो कैसा वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर। और नोट में मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाया था, दैट इज ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। लिखवाया था ये स्टेटमेंट, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर, ये स्टेटमेंट था, ठीक है। बस पिछला रिकैप करा रहा हूं, फिर तो आगे आज वाले क्लास में चलेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट लगाए थे एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए क्या बताए थे, ये वाला पोर्शन वेक्टर ए, ये वाला पोर्शन वेक्टर बी, ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या बताए थे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। माइनस क्यों लिखा है, रीजन मैग्नीट्यूड अलग अलग था, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट था। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, एक इस तरफ गया तो ठीक उल्टा उसके इस तरफ आया, ठीक है। मतलब नहीं बोला जाता कभी कभी कहानी में, या क्या कहते हैं घर में लोग बोलते हैं कि बोलेंगे तुमको बाएं जाने के लिए तुम दाहिने जाएगा, यानी कि मीनिंग ठीक उल्टा का,
समझ में आ रही बात ना? ठीक। अच्छा, इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं होगा, ठीक। और लास्ट जो मैंने बताया था दैट इज अपोजिट वेक्टर, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। इस कंडीशन में क्या, वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर? सही है? तो चेक करो, ये वाला वेक्टर को मैंने बोला था अपोजिट वेक्टर और एक स्टेटमेंट लिखाया था, क्या? ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर। सबसे लास्ट स्टेटमेंट यहीं पर था, ऑल opposite vectors are anti-parallel vector but all anti-parallel vectors are not opposite vector. Clear? all anti-parallel vectors are not opposite vector, बता रखे थे ये बात, ठीक है। चलो, तो ये तो था पिछला वाला क्लास जो कि हम लोग हल्का फुल्का रिकैप कर लिए, ध्यान रखे, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सही है ना? चलो देखते हैं। नेक्स्ट लिखोगे कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर? if two or more vectors are lie in the same plane, is called coplanar वेक्टर। ठीक है? क्लियर? अब सोचो कोप्लेनर कैसे, समझ, ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस, ये वाला पार्ट जेड एक्सेस। क्लियर है? ये मान लो ये वेक्टर ए कुछ ऐसा होता, ये वेक्टर बी कुछ ऐसा होता, ठीक। ये वेक्टर सी इधर, वेक्टर डी मर्जी अपनी कुछ भी बना सकता है, वेक्टर डी इधर, मे बी वेक्टर ई इधर, वेक्टर एफ इधर, कुछ भी। क्लियर ना? तो इस वाले पोर्शन में चेक करें हम लोग, समझाऊंगा इत्मीनान से, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? अच्छे से बातें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल यहां क्या है, वेक्टर ए एंड बी आर कोप्लेनर in XY प्लेन। क्लियर? वैसे ही वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर इन ZX प्लेन। Similarly, E and F are coplanar in YZ प्लेन। ठीक है? तुम्हें भी तुझे ये बात समझ में नहीं आओगे, चलो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया सामने वाले ने, ठीक, पता कुछ ना चला। क्लियर ना? तो चेक करो था क्या, सबसे पहले फील करो, ठीक, फील आ गया अच्छे से तो फिर कोई पंगा नहीं है। एक्चुअली में कोप्लेनर वेक्टर है कैसा, जैसे
मान लो ये रूम है, रूम, ठीक है, रूम में अच्छा अच्छा ठीक, चेक कर, पहले ये बोर्ड समझ, बोर्ड, बोर्ड से समझ जो तुझे दिख रहा होगा, ये जो नीचे वाला है ना, ये ऐसा, ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, देख जैसे ये वाला पार्ट है ऐसे, ठीक, ये वाला पोर्शन तेरा एक्स एक्सिस हो गया, समझ में आ रहा, और ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस हो गया, दिख रहा है, ये तो अब दिखना चाहिए यार, कि ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस और ये वाला पोर्शन वाई एक्सिस, क्लियर, सही है। अब जेड एक्सिस किधर है, तो जेड एक्सिस ठीक ऐसे है बाहर, ये एक्स, तो मैं लाइन बना दे रहा हूं, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, समझ में आ रहा बात, यानी ये कौन सा प्लेन है, ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जो है, वो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, अच्छा, उसके बाद जेड एक्सिस किधर है, इधर ऐसे, ये जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, यू, ठीक, इसलिए मैंने तुम्हें रूम वाला पोर्शन बोला, रूम वाला पोर्शन क्या, रूम का ये वाला कॉर्नर दिमाग में बिठाओ, नहीं भी अगर जो दिख रहा है अभी, ठीक, तो इमेजिन करो ना घर का कोई एक कॉर्नर, घर का एक कोई कॉर्नर, ये वाला पोर्शन ऐसे, ठीक, तो ये पूरी लाइन, ये पूरा एक जो दीवार का लाइन होगा ऐसे, वो एक्स होगा, ये वाला पोर्शन वाई होगा, ठीक, और ये ऊपर वाला पोर्शन जेड होगा, ठीक, कॉर्नर, क्लियर है ये, तो चेक करना आखिर कोप्लेनर वेक्टर है कैसे, सही है ना, या फिर अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन एक्स, ये वाला पोर्शन वाई और ये वाला पोर्शन जेड, ठीक, तो ए बी वेक्टर कैसे है, ए बी वेक्टर, तो ये बात तो कंफर्म हो गया ना कि ये वाला जो बोर्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक, तो चलो एक्स वाई प्लेन में है, ए बी वेक्टर कैसा है, ऐसा है, बिल्कुल इस बोर्ड से ऐसे चिपका हुआ, ऐसे, समझ में आ रहा, मेरे हाथ से नहीं दिख रहा है इधर, अच्छा यहाँ है, देखो ए बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ है और बी ऐसे है, इसके साथ चिपका हुआ, ऐसे उठा हुआ बाहर नहीं, समझ में आ रहा, बिल्कुल बोर्ड के साथ यू चिपका हुआ, फील आया, ठीक है, तो चेक कर, मीनिंग कि ए बी वेक्टर इस लाइन में ऐसे चिपका पड़ा है, ठीक, वैसे ही सी डी वेक्टर कैसा होता, चलो इमेजिन कराता हूं, फील कराता हूं तुझे, ठीक, मैंने बोला ये जैसे ये बोर्ड है, ठीक, ये बोर्ड है ना, ठीक, वेरी गुड, तो मैंने ये वाला लाइन क्या बनाया है, एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन क्या बनाया है, वाई एक्सिस, तो ये प्लेन कौन सा हुआ, एक्स वाई, ठीक, तो जेड एक्सिस किधर बनाया, बाहर की तरफ, यानी जेड एक्सिस ऐसे होगा, रूम का ये वाला लाइन बिल्कुल ऐसे, ठीक, मेरा पैर किस प्लेन में होगा, सोचो मेरा पैर किस प्लेन में होगा, एक्स जेड प्लेन में, रीजन ये एक्स और ये जेड, ये था ना, ये एक्स ये जेड, तो मेरा पैर किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, समझ में आई बात, ठीक है, या ऐसे सोचो, ऐसे, और फील कराता हूं अच्छे से, मान ले कभी घर वर में बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, और अरे मतलब शादी वादी वाला माहौल है, ठीक है, तो लोग ज्यादा होंगे और सबके लिए सोने की व्यवस्था सब कोई कर लेगा, ठीक है, और कर भी लेता है, ठीक, लेकिन क्या सबके लिए लोग पलंग और इसकी व्यवस्था कर पाएंगे, शायद नहीं, कोई नहीं कर पाता यार, सबके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक, तो लोग करते क्या, ये सोचो लोग करते क्या, ठीक, कि एक रूम को पूरी तरह अच्छे ढंग से खाली किए, उसमें फैन वैन की अच्छी से व्यवस्था कर दिए, है ना, फैन वैन से अच्छी से व्यवस्था कर दिए, और कुछ वो बिछा उछा लिए, वो क्या कहते हैं तोसा कोसा कुछ भी बिछा लिए, ठीक, और उस पर लगभग एक रूम में अगर जो पलंग बिछाएंगे, पलंग लगाएंगे, ठीक, तो हो सकता है पलंग पे 2 या 3 लोग सो पाएंगे, सही है ना, ठीक, लेकिन अगर जमीन में पूरा अच्छे से बिछा उछा ले, ठीक, तो उतने ही दूर में हो सकता है, उसी रूम में हो सकता है 10 लोग सो जाएं, देखे होंगे ये सारे घरों में होता है, ये कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, कि कभी ना कभी कोई फंक्शन वैसा हुआ हो और करना पड़ता है, अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ठीक, तो चेक करो,
मैंने क्या बोला, ये एक्स एक्सेस था, ये जेड एक्सेस था। क्लियर? तो लोग किधर सोएंगे? इस, जैसे मान लो ये एक्स, ऐसे ही ना सोएगा, अरे लेटेगा ऐसे ही ना, कोई भूत बैताल थोड़े होगा कि ऐसे उठ करके बैठल रहेगा सुतल है, ऐसे तो ना होगा। क्लियर है ना? ठीक, तो वो फ्लैट सोएगा, तो पूरा वेक्टर कैसा होगा? जितने सारे वेक्टर्स होंगे, ठीक है। यानी तुमको मैं बोल रहा हूं जो लोग सोए पड़े हैं वो सारे वेक्टर हैं, ठीक है। तो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे? एक्स जेड प्लेन में होंगे, जो लेटे होंगे, ठीक है, वो सारे एक्स जेड प्लेन में होंगे। अब मान लो तुम्हारे पीठ वीठ में फेविक्विक लगाऊं, इमेजिन करने के लिए फेविक्विक लगाऊं और चिपका दूं इस दीवार से, समझ मारा? चिपका दो इस दीवार से। क्लियर? तो तुम पूरी तरह चिपके रहोगे। अब फिर बोल रहा हूं ऐसे चिपकना है पूरी तरह, ये नहीं कि भूत बैताल की तरह बाहर निकल गए, ऐसे नहीं होता मूवी में, ठीक, कि कोई भूत बैताल है, मतलब भूत भूत वाला मूवी देख रहे हैं तो पता लगा उसको तो गेट वेट खोलने से कोई मतलब है नहीं, दरवाजा रुवाजा दीवार से कोई मतलब नहीं, सर सीधे दरवाजा के बाहर निकाला, देख लिया हाँ कोई है या ना है, ठीक। तो वो काम नहीं, बिल्कुल चिपके रहना है ऐसे ऐसे। क्लियर? समझ में आ रही बात? फील आया? ठीक। तो जब तुम पूरी तरह प्लेन से चिपके रहोगे, ये एक्स वाई प्लेन बनाया, ये मैंने एक्स जेड प्लेन बनाया, ये सामने वाला दीवार कौन सा हो जाएगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जब तुम कंप्लीटली प्लेन से चिपके रहोगे तो ही उसे बोला जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, चलो। तो समझ में आ रहा? ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड और ये जेड एक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर लिखोगे इफ टू और more vectors having same originating point is called co-initial vector, is called co-initial vector, ठीक है। समझो इसे, था क्या? ये वाला पार्ट वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस। क्लियर? अब सेम ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, तो मान लीजिए वेक्टर ए ऐसा है, ये वेक्टर बी है, क्लियर, ऐसा वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, मे बी ये वाला वेक्टर ई है। क्लियर? तो यहां क्या है? इस जगह पर वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड ई आर कोइनिशियल वेक्टर। क्लियर? अब चेक करो क्या सबका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट जितना है, सबका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, या ऑरिजिनेटिंग पॉइंट को क्या बताए थे? टेल। बताए थे ना पिछले वाले क्लास में कि ऑरिजिनेटिंग पॉइंट को हम लोग टेल कहेंगे, ठीक। तो खुद सोचे हम लोग नॉर्मल सी लॉजिक पे कि आपका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट कहां है? सारा का ऑरिजिन। क्लियर?
इस वेक्टर्स में ए बी सी डी सबका मैंने ऑरिजिनेटिंग पॉइंट क्या बनाया, ऑरिजिन। क्लियर, यानी सारा वेक्टर, जितने सारे वेक्टर हैं, सारे के सारे वेक्टर कहां से स्टार्ट हो रहे, ऑरिजिन से। क्लियर है ये। तो जब भी कोई दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, क्लियर, तो उसे बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है ये, ठीक। अच्छा, इसे नोट डाउन कर लें। फर्दर नेक्स्ट लिखो, नोट करके लिखोगे, all coplanar vector, all coplanar vectors are co-initial vector, co-initial vector, but all co-initial vectors initial vectors are not coplanar, are not coplanar। ठीक है, अब कैसे समझे, समझो। कोप्लेनर के लिए मैंने क्या कहा, ठीक है, कोप्लेनर के लिए, हाँ, कॉपी और पेन लेके अगर जो बैठते हैं आप लोग, ठीक, तो मैं डिक्टेट कर दूंगा, बोल दूंगा, थोड़ा जल्दी निकलेगा। ठीक है, ऐसे इतना लिखाने में थोड़ा मुझे भी अटपटा फील होता रहता है। ठीक है, लेकिन डजंट मैटर, ऑनलाइन मोड है, करे क्या, ऐसा ही होता है। चेक करना कि इस वाले पोर्शन में मैंने बोला कि कोप्लेनर तो को इनिशियल होगा, लेकिन सारा का सारा को इनिशियल कोप्लेनर नहीं होगा। जैसे सोचो, वेक्टर्स को नियम है, लैंग्वेज भी है, ठीक है, वेक्टर्स को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता। क्या जो बोले समझ में आ रहा, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। अब समझो, मान लो ये वाला जो बोर्ड था, वो बोर्ड मैंने क्या सिखाया था, एक्स वाई प्लेन है, ठीक। अच्छा, एक्स वाई प्लेन में ये वेक्टर ए था, ठीक, और मान लो ना ये वेक्टर बी था, कुछ हो, क्लियर है ना। तो चेक कर, ये तुझे मैंने अभी क्या बताया है, कोप्लेनर, और मैंने क्या बोला, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर, यानी वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग करने पर, ठीक है। और रियलिटी में आप अगर जो वेक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप वेक्टर का पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ही सीखते हो। समझ में आई बात ना, ठीक है। उसमें ये नहीं कि अच्छा अलग से कुछ सोचना है, आप रियलिटी में वेक्टर का पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हो। क्लियर है, तो चेक करें, ये वेक्टर ए ऐसा था और ये वेक्टर बी ऐसा था, यही ना। अब वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराओ, यानी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराओ। चलो पीछे खिसकाते हैं, ऐसे चेक करना, कहीं जाके मीट करेगा इसका टेल। ये जो ब्लू वाला कैप वाला पार्ट है, मैंने उसे बना दिया हेड वेक्टर का, और इसका ये पीछे वाला पार्ट को मैं बना रहा हूं टेल। ये वेक्टर ए रहता, ये वेक्टर बी रहता, ये चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा, अब ऐसे, यानी कोप्लेनर है दोनों, एक्स वाई प्लेन में। अब पीछे खिसकाओ 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 खिसकाओ, कहीं जाके तो मिलेगा, अरे हाँ ना, कहीं जाके मिलेगा ना, ठीक है। तो कहीं भी जाके मिलेगा, तो क्या अब दोनों का ऑरिजिनेटिंग पॉइंट सेम हो गया, दोनों का टेल एक जगह आ गया, ये दोनों का ऑरिजिनेटिंग पॉइंट एक जगह आ गया, ठीक। रीजन,
वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लियर ना? ठीक, तो चेक करो, क्या को इनिशियल वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर को इनिशियल बन गया? कैसे? पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर। सही है, लेकिन ठीक, अब को इनिशियल देखो, को इनिशियल मान लो एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर हम ऐसे रख दें। मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है, तो दोनों का टेल और टेल तो मिल रहा है, सही ना? दोनों का टेल और टेल तो मिल रहा है, लेकिन क्या वेक्टर बी इसके साथ चिपका हुआ है, इस प्लेन में चिपका हुआ है? नहीं। क्लियर है ये? तो को इनिशियल सारा का सारा को इनिशियल कोप्लेनर नहीं होगा, लेकिन सारे के सारे कोप्लेनर को इनिशियल होंगे। क्लियर है ये? ठीक, नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखोगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, तो क्या लिखोगे इसमें? अब डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, जीरो और नल वेक्टर, दोनों में से कुछ भी। ठीक, इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। ठीक है, एंड डायरेक्शन क्या होगा? अनडिफाइंड। क्लियर? ठीक है, अब तुम ये सोच रहे हो कि कैसे, ऐसे मैं स्टेटमेंट लिखा सकता था, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, जिसका जरूरत पड़ता था मैं लिखवा चुका हूं। ऐसे लिख सकते थे, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड, ठीक है, इज कॉल्ड नल वेक्टर। अब समझो, ठीक है, कैसे समझोगे नल वेक्टर को? नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। ठीक है, चेक कर, कभी रात वात में ट्रेन वेन से सफर किया होगा रात में, ठीक है, और खिड़की से बाहर देखता भी होगा, आदत है सबको, अच्छा लगता है यार ट्रेन में अगर जो बैठे हो खिड़की के जो पास जगह ना मिले, ठीक, तो लगता है, फील होता है सबसे बड़ा पाप किए है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी लॉजिक पे बात बोल रहा हूं कि फील तो होता है ना कि हाँ भाई खिड़की के सामने बैठे। अब मान लो रात वात में सफर कर रहा होगा, ठीक, और दूर कहीं वो पीला वाला बल्ब जले, दूर कहीं पीला वाला बल्ब जले, तो उससे लाइट बिल्कुल ऐसे स्प्रेड होता दिखेगा, देखो ऐसे, बिल्कुल यूं चारों ओर ऐसे निकल रहा होगा ऐसे। मान लो ये बल्ब है, बनाना मत, कोई आवश्यकता नहीं है, जितना लिखा है वो सफिशिएंट है। ठीक है, कि मान लो ऐसे है बल्ब वाला पार्ट, ऐसे निकल रहा होगा चारों ओर लाइट, हाँ या ना? क्लियर? तो लाइट की जो ब्राइटनेस होगी, लाइट की जो ब्राइटनेस होगी वो अगर जो इस सर्कल से, इस बल्ब से चारों ओर एक सर्टेन डिस्टेंस, चाहे यहां खड़े हो जाए, 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 चाहे यहां, यहां, यहां या फिर यहां कहीं खड़े हो जाए, ठीक है, क्या लाइट की ब्राइटनेस सभी जगह सेम दिखेगा? फील होगा, दिखेगा, थोड़े फील होता है। ठीक है, तो क्या सभी जगह सेम फील होगा? होगा नहीं होगा? क्लियर ना? समझ में आ रहा? अब मान लो ये बल्ब बुझा हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, इतना दूर ब्राइटनेस दिखा, ठीक, तो यहां ब्राइटनेस सेम 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 सेम, ठीक, तो तुम्हें अगर जो ये वाला लाइट जलता दिखेगा तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नीट्यूड, यानी कुछ मैग्नीट्यूड होगा। अब बल्ब बंद रखो, यानी ऑफ कर दो, ठीक, तो क्या तुझे लाइट दिखेगी?
नहीं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। अब डायरेक्शन सोचो, डायरेक्शन सोचो। यहां खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? लाइट मेरी तरफ आ रहा है। यहां खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? लाइट मेरी तरफ आ रहा है। यहां खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? लाइट मेरी तरफ आ रहा है। अरे यार, सबको एक साथ बोलना शुरू कर देगा लाइट मेरी तरफ आ रहा है। ठीक, तो यहां पर एज ए सोर्स जो लाइट है वो डिसाइड कर पाएगा कि हम लाइट किस तरफ दे रहे हैं। यहां पे खड़ा हुआ सोर्स क्या डिसाइड कर पाएगा कि क्या कहते हैं, हम लाइट किस तरफ दे रहे हैं। क्लियर है ये? समझ में आ रही बात? अच्छा, जनरली मैं क्लासरूम में ये सारे स्टेटमेंट्स देता रहता हूं, ठीक है, कोई बुरा मत मानना, समझा रहा हूं अच्छे से। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ लो सोर्स, ठीक है, कि मैं जैसे अभी कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, तो बोल रहा हूं तो समझ के चारों ओर साउंड वेव जा रहा होगा, साउंड साउंड जा रहा होगा ना। ठीक, अब मुझसे आर डिस्टेंस बना करके, आर डिस्टेंस बना करके, ठीक है, सारे लोग खड़े हो जाओ, यानी एक सर्कल में खड़े हो जाओ। ठीक है, क्लियर? अब कैसे होता है वो प्रवचन देने वाले लोग, ठीक है, तो बीचों बैठ गया, चारों ओर सबको घेर के बैठ गया, लेकिन आर डिस्टेंस सबका बराबर बराबर है। ठीक, अब मान ले हम बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, कुछ हो, क्लियर, प्रवचन दे रहे हैं, तो सब कोई क्या बोल सकता है? ठीक, इधर खड़ा हुआ बंदा बोलेगा ना हमको सुनाई दिया, इधर खड़ा हुआ बंदा क्या बोलेगा? हमको सुनाई दिया। ठीक, या फिर थोड़ा अगर जो स्टेटमेंट अच्छे से समझना है तो मान ले मैं बीच में खड़ा होकर के आर रेडियस पर, ठीक है, सबको भड़दम गाली दिए जा रहा हूं, भड़दम। ठीक, तो सामने वाला बंदा, समझने के लिए बोला हूं, बुरा बुरा मत मानना, ठीक है, कि आर रेडियस पर क्या सोचेगा? अरे हमको गाली दिया, हमको गाली दिया, हमको गाली दिया, तो सब बोलेगा कि गाली दिया, बोलेगा ना। ठीक है, तो हम को पता नहीं हम किसको गाली दिए, कैसे? ये भी बोल रहा है गाली दिया, ये भी बोला गाली दिया, ये भी बोला गाली दिया, या ऐसे कि हमको प्रवचन सुनाया, हमको प्रवचन सुनाया, हमको प्रवचन सुनाया। सही है ना? ठीक, तो क्या मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे तरफ से जो साउंड प्रोड्यूस किया गया, जो मैंने बोला, ठीक है, वो मैंने किसको बोला? ठीक है, साउंड, ठीक है ना? तो सब कोई बोलेगा तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। अब वही बात सोचो, तो तुमको सुनाई दे रहा है ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सुनाई दे रहा है, तुम्हारा मेरा साउंड वेव का इंटेंसिटी आपके कान में पड़ा, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मान लो हम बीच में खड़े हैं, ठीक, और मने मन भड़दम प्रवचन दे रहे हैं या गाली दे रहे हैं, मन ही मन, ठीक, मतलब बड़बड़ा रहे, ठीक, सब कोई क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सही है ना? तो फील करो, सब कोई बोला, क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दिया, लेकिन सुनाई नहीं दिया यानी मेरे आवाज की लाउडनेस 0, जो मेरी आवाज की इंटेंसिटी थी, लाउडनेस था, वो क्या हो गया? 0। हमको सुनाई, सॉरी, सामने वाले को सुनाई नहीं दिया। क्लियर? तो मेरा क्या हो गया? उस साउंड का मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन क्या? सबको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो डायरेक्शन अनडिटरमाइंड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, a vector having magnitude unity, that is 1, that is 1, and its direction same as parent vector, same as parent vector। क्लियर है ये? ठीक, समझाऊंगा क्या है, निश्चिंत रहो।
मान लो कोई वेक्टर ए होता, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 और डायरेक्शन वही होगा जो इसके पेरेंट वेक्टर का होगा। क्लियर ना? तो पेरेंट वेक्टर क्या, अब ऐसे सोचो, पेरेंट क्या होता है? माँ बाप। ठीक है, बुरा मत मानना फिर कह रहा हूं। ठीक है, पेरेंट क्या है? माँ बाप। अच्छा, कोई भी चीजें हम लोग जो घर में सीखते हैं वही उसी टाइप की चीजें हम लोग बाहर भी करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग का जो एक नेचर है, ठीक, यानी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग के संस्कार में मम्मी पापा ने दिया है, हम लोग के साथ दादा दादी ने दिया है। सही है ना? ठीक है, यानी हम लोग से जितने बड़े लोग हैं, अच्छा वो कैसे करते हैं? क्लियर? वो जैसे वैसे ही नीचे वाला भी। क्लियर है ये? ठीक, तो हम लोग को वो सारी चीजें, मतलब जो पेरेंट कर रहे हैं उसी ढर्रे पर हमें भी चलना है। क्लियर ना? जस्ट लाइक अच्छी बात है ये कि एक नॉर्मल सा ट्रेंड देखना, नॉर्मल सा ट्रेंड, ठीक है, कि किसी के घर में अगर जो एक बहुत अच्छा इंजीनियर हो गया, क्लियर, बहुत अच्छा अच्छा पैसा कमाने वाला, ठीक है, तो उसके अगल बगल के सराउंडिंग वाले जितने लोग होंगे, चाचा, बुआ, मामा, मामी, ठीक है, जो भी एनीवन, सब अपने बाल बच्चों को कहेंगे देख वो कैसा पढ़ रहा था। ठीक है, वो तुरंत, और लोग उससे एप्रिसिएशन पाते हैं, मतलब मिलता है कि उससे क्या कहते हैं, अच्छा भैया ऐसा कर रहा था, मेरी बहन ऐसी कर रही थी, मेरी बड़ी बहन ऐसी कर रही थी। क्लियर है? या फिर किसी घर में अगर जो एक डॉक्टर है, ठीक, तो पता लगता है कि उसके अगल बगल जब ढूंढना शुरू करोगे तो अच्छा उसका फिर छोटा भाई, बड़ा भाई, सेम पैटर्न पे। क्लियर? तो ये तो मैंने पढ़ने वाले लिहाज से बताया, लेकिन नॉर्मल सी बात, हम लोग कभी भी किसी न किसी जगह को फॉलो करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग लगभग लगभग अपने गांव में जो इस टाइप का भाषा बोलते हैं वही भाषा हम लोग पे आ जाता है, उसी टाइप का लैंग्वेज बोलना शुरू कर लेते हैं, है ना? इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्शन वही होगा जो पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर? अच्छा, तो चेक करो, मान लो ये वेक्टर है और वेक्टर ए को बोलूं मैं 8 मीटर पर सेकेंड, चलो ना, वेस्टवर्ड, सही है, 8 मीटर पर सेकेंड वेस्ट की तरफ। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे दिखाएंगे? इसे दिखाया जाता है ए कैप, ऐसे ऐसे, समझ में ना? क्लियर? तो इसे बोलोगे ए कैप। इसका बेसिक फार्मूला है वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आ रही बात? तो वेक्टर ए को क्या लिख सकता था समझाने के लिए? 8 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड, मैग्नीट्यूड क्या है मेरे भाई इसका? 8 बताए थे, 8 8 मर गया, वैल्यू क्या हो गया? 1, यानी ए कैप की वैल्यू क्या हो रही है? फील करें, ए कैप की वैल्यू क्या? 1 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड। ठीक है, क्लियर? तो मीनिंग ये कि 1 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड। चेक करो, क्या इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है? दैट इज 1, सही है ना? और क्या डायरेक्शन वही है जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था? डायरेक्शन वही है क्या जो वेक्टर ए का डायरेक्शन था? क्लियर? तो मीनिंग कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1, और डायरेक्शन उसका वही होगा जो उसके पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर? वो डायरेक्शन बदलेगा नहीं। समझ में आ रही बात? अच्छा, नोट करके लिख लो, ध्यान रखना इस वाले पोर्शन को। यूनिट वेक्टर
along x, y and z axis represented as I cap, a small I cap, J cap and K cap respectively. क्लियर है ये? ठीक है, मीनिंग जैसे मान लो कि कोई बोलता है ऐसे, कोई बोलता ये आई कैप जे कैप के कैप कहने का मतलब क्या है और क्यों यूज कराया जा रहा, यही बात समझनी चाहिए हम लोग को, है ना। एक्चुअली में ऐसे सोचे हम लोग कि मान लो कोई कह देता ए मैन इज मूविंग along एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने एक स्टेटमेंट बोला ए मैन इज मूविंग along एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो along एक्स एक्सिस, तो हम ये स्टेटमेंट लिखें, सोचो क्यों यूज किया जा रहा है, मैं वो बोल रहा हूं। A man is moving along x-axis with velocity of maybe 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसा। ठीक, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले, समझ में आ रहा। तो अगर जो किसी को सामने वाले को समझाना है तो या तो इतना बोलेंगे, अरे क्वेश्चन में मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सही है ना। नॉर्मल सी बात कि क्वेश्चन पढ़े उससे हम लोग इंफॉर्मेशन निकाले, अब इंफॉर्मेशन जो कहता है उसके अनुसार से काम करते हैं। ठीक, तो मीनिंग या तो हम इतना लंबा चौड़ा भाषण दें कि ए मैन इज मूविंग along एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर हम जैसे ही ऐसा लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 4 आई कैप और यूनिट के तौर पे लिखते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा? तो चेक करो, मैंने ये 4 आई, तो 4 क्या दिखा दिया, मैग्नीट्यूड, क्लियर। ये आई क्या दिखाएगा, क्या बताए, चेक करो, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस, चेक करो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखा हूं, आई कैप, क्लियर। तो ये जो लिख रहा है मूविंग along एक्स एक्सिस, मूविंग along एक्स एक्सिस, सीधे सीधे आई कैप, बात खत्म। वेलोसिटी का यूनिट 4 मीटर पर सेकेंड। तो इतना बोलो या लिखो या फिर इतना लिखो, सोच लो यूनिट वेक्टर का यूज क्यों आया वो समझो। ठीक, या तो आप उस टाइप का स्टेटमेंट लिखो ए मैन इज मूविंग along एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, या फिर 4 आई कैप लिख करके भी निकल जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है। रीजन ये क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो 4 इंटू 1 4, तो मैग्नीट्यूड तो वही रह गया ना भाई, हाँ या ना, अरे मैग्नीट्यूड तो वही रह गया। लेकिन आई कैप लिखते के साथ दिमाग में ये बात आता है along एक्स एक्सिस, सही है ना, क्लियर। तो या तो ये स्टेटमेंट लिखो कॉपी पे कहीं भी, ये स्टेटमेंट लिखो, नहीं तो ये लिखो, बात खत्म, क्लियर है। अब तुमको टाइम बचाना है तो यही लिखना चाहिए, सही है ना। अब टाइम ना बचाने का इच्छा तो भरो, अरे भाई किसी को मना थोड़ी किया जा सकता है, सही है ना। लेकिन अगर जो तुम्हें टाइम बचाना है, रीजन आगे चल करके हम लोग जो पढ़ाई कर रहे, ठीक है, या जो काम कर रहे वो है इनडायरेक्ट वे में हम लोग वो नीट जेई मेन एडवांस उसके तौर पे,
तो चीजों को कहां कहां छोटा कर पाएंगे, कहां कहां टाइम बचा पाएंगे, तब ना हम लोग का काम चलेगा, हाँ या ना। अदरवाइज तो फिर करते रहे जिंदगी भर, कभी खत्म ना होगा यार, मर जाएगा आदमी। क्लियर है ये? ठीक, चलो नेक्स्ट। अब दो वेक्टर और है, ठीक है, इसे आराम से लिख लेना पहले, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर्स और है जिसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वो एप्लीकेशन है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखना जिंदगी भर यूज में आएगा, समझ में आई बात ना, ठीक है। जिंदगी भर याद रखना, यूज में आएगा। चलो, क्या था, एक वेक्टर होगा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल, AXIAL, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। अब एक्सियल वेक्टर क्या, ठीक समझा रहा हूं। बचपन में बहुत लोगों को खुराफाती करते देखा होगा, अब में भी अभी भी करता होगा, ठीक। उंगली पर कॉपी लिया और यूं घुमा रहा होगा, मुझे नहीं आता करने, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉपी लिए, उंगली पर रखे और घुमाना शुरू कर दिए, होता है ना। तो ये जो उंगली है वो कौन सा है, एक्सियल वेक्टर। जैसे पंखा है, पंखा का रॉड लगा रहता है ना छत पे, पंखा का रॉड लगा रहता है, अब पंखा उस रॉड के अबाउट घूमता रहता है, वो जो रॉड लगा पड़ा है वो कौन सा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, ये ध्यान रहना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और एक सेक्शन और है, दैट इज एरिया वेक्टर। मुझे कहोगे मैं लिखा सकता हूं, लेकिन ये सब कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम लोग को यूज में बाद में आएगा, समझ में आई बात ना, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रहे। दूसरा और एक सेक्शन है, दैट इज एरिया वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये भी याद रखना, एरिया वेक्टर क्या है भाई मेरे, जैसे देखो ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, सही है ना, क्लियर। अब फ्लैट सरफेस है तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा, इस फ्लैट सरफेस पर ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एरिया वेक्टर है। सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर। जैसे मान ले, ठीक है, मोबाइल वाला पार्ट, ठीक है, तो चेक करो, मोबाइल का ये सरफेस कैसा है, फ्लैट, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, समझ में आ रहा। अच्छा, इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका परपेंडिकुलर इधर होगा कि नहीं होगा, फील करो, ठीक। अब वैसे ही इसका परपेंडिकुलर, इस फ्लैट सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे होगा, फील आ रहा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, एरिया वेक्टर, समझ में आ रही बात। अब जरूरी थोड़े है कि हमेशा फ्लैट सरफेस दे दे, फील करो, सही है ना, क्या जरूरी है कि हमेशा फ्लैट सरफेस दे दे, बिल्कुल नहीं। क्या जो बोल रहे समझ में आ रहा, हमेशा फ्लैट सरफेस दे दे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। तो क्या होगा, मान लो ऐसा कोई स्फेरिकल सरफेस दे दे, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, वैसा रहेगा। तो एरिया वेक्टर तो पक्का फिगर से पक्का लिख लेना, ठीक है, मतलब समझने के लिए ताकि ध्यान रहे। अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ टेंजेंट डालो, टेंजेंट डालने आता होगा आप लोग को, पढ़ा होगा 10th में, ठीक, टेंजेंट डाला, अब इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये है एरिया वेक्टर। अब यहाँ टेंजेंट डालो, ठीक, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, ये है एरिया वेक्टर। यहाँ टेंजेंट डालो ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर, नहीं समझ में आया, क्लियर, कहीं भी डाल दे, बस टेंजेंट डाल। अच्छा, यही बात क्लियर हुई, ठीक है, कि टेंजेंट डालेंगे और परपेंडिकुलर। अब मैंने बोला फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस तो आसान आसान था, सही है ना, क्लियर। लेकिन अब अगर जो कोई आड़ा तिरछा लाइन खींच के दे दे तब कुछ हो, मन, अरे मन किसी का पूछने का, मान लो कुछ हो, कुछ हो, कुछ भी, है ना, ठीक। तो क्या करना है, बिल्कुल ध्यान रखें,
बिल्कुल वही प्रॉपर्टी, टेंजेंट डालें, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये होगा एरिया वेक्टर, ये जो एरो बना रहा हूं ये एरिया वेक्टर, यहां टेंजेंट डालो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये होगा एरिया वेक्टर। समझ में आ रही बात? यहां टेंजेंट ये एरिया वेक्टर ये, समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो ध्यान रखना कि एरिया वेक्टर कैसे पढ़ना है हम लोग को, सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा? ठीक, तो फ्लैट सरफेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्फेरिकल या फिर कर्व्ड सरफेस पे क्या करना है हम लोग को, टेंजेंट डालना है, ठीक है, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, लिख लें इसे। नेक्स्ट, वेक्टर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा दिमाग उधर नहीं। नेक्स्ट लिखें, वेक्टर्स मल्टीप्लाइड by a scalar quantity, vectors multiplied by a scalar quantity। जैसे समझना, कोई वेक्टर ए, ठीक है, मैं बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, ईस्टवर्ड, समझ में आ रहा? ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए कैसा, ये स्टार्टिंग पॉइंट ले और ये मानते हैं, क्लियर, ये था वेक्टर ए, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, यहां से यहां तक का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब वेक्टर बी मैं ऐसा दे दूं, मान लो 2 इंटू वेक्टर ए, ठीक, तो इसका मतलब क्या, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, यही ना होता, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 था ही, तो 4 मीटर ईस्ट। ठीक, तो वेक्टर बी कैसा होता, स्टार्टिंग पॉइंट वही होता, लेकिन ये यहां चला जाता, ठीक है, और ये वाला पार्ट होता वेक्टर बी, लेकिन अब यहां से यहां तक का इसका मैग्नीट्यूड क्या होता भाई, 4 यूनिट, सही है ना? अच्छा, वेक्टर सी कुछ हो, मान लेते हैं वैसे ही, -2 ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, तो -2 ऑफ वेक्टर ए कहने का मतलब क्या, -4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड। क्लियर, तो -4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, यानी रियलिटी में क्या हो गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड वेस्टवर्ड, किसके कारण, किसके कारण, ये माइनस था उसके कारण। क्लियर, तो चेक करो अब क्या हो जाएगा, रियलिटी में इस तरफ चला आएगा कितना, और ये होगा वेक्टर सी। क्लियर, और यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 यूनिट। क्लियर है ये, समझ में आ रहा? तो स्केलर के
स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो पकड़ लोगे बात कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, ठीक है। और जो प्लस से मल्टीप्लाई किए, जैसे +2 से मल्टीप्लाई किए, मेरे कहने का मतलब समझो, +2 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, ठीक, तो डायरेक्शन वही रह गया। लेकिन अगर जो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, जैसे -2, ठीक, तो डायरेक्शन ठीक अपोजिट, ईस्ट की तरफ जा रहा था, घूम जाएगा वेस्ट की तरफ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इत्मीनान से लिख लें इसे। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। लिखोगे फॉर फाइंडिंग, इसमें स्टेटमेंट लिखो साथ साथ, ठीक है। फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, we either join their tails, we either EITHER, either join their tails or heads, join their tails or heads, and a smallest angle between them, and a smallest angle between them is called, a smallest angle between them is called angle between the vector, angle between the vector, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझे, ये वेक्टर ए था, समझ में आ रहा, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक, क्लियर ना। इस दोनों के बीच का एंगल मानते हैं 60 डिग्री, सॉरी मानते क्या है, मतलब गिवन है 60 डिग्री, तो चेक करो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी कितना, 60 डिग्री, ठीक। रीजन चेक करो, इसका हेड इस तरफ, इसका हेड इस तरफ, तो दोनों का टेल तो कौन साइडेड है ना, दोनों का टेल एक जगह लाने का प्रयास करो, क्लियर है ये, समझ में आ रही बात, दोनों का टेल एक जगह लाने का प्रयास करें, ठीक है, तो एंगल 60 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तू सोच रहा हो कि ऐसे ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली बोल दिए कुछ कुछ, ठीक, समझो। अब मैं दे रहा हूं ये वेक्टर ए, ठीक, ये वेक्टर बी, समझ में आ रहा, और इधर वाला पार्ट इस बार गिवन हो 60 डिग्री, क्लियर। तो आपसे पूछे ए और बी के बीच का एंगल, आपसे पूछे ए और बी के बीच का एंगल, तो चेक करो वेक्टर बी का टेल यहां है और वेक्टर ए का भी टेल यहां है, तो इस दोनों के बीच का एंगल अब क्या होगा, इस बार 120 डिग्री, क्लियर, समझ में आ रहा बात। मैंने बोला टेल और टेल को कौन साइड कराना, या फिर हेड और हेड को, ठीक है। और ये भी बोल रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे आप लोग
टेल और टेल को कॉन्साइड कराना। क्या जो बोले समझ में आ रहा? टेल और टेल को कॉन्साइड कराना तो चीजें आसान हो पाएंगी। क्लियर ना? ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, 120 डिग्री। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में सेम क्वेश्चन, एंगल बिटवीन, ये पहला क्वेश्चन था समझ लो, ये दूसरा क्वेश्चन था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ये कितना इस बार 120 डिग्री। ये पहले का सॉल्यूशन, ये दूसरे का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर? चलो इसे इत्मीनान से लिख लें। रेस्ट क्या कहते हैं, आज वाले क्लास में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पर प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।